नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके बीच में लाए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए जी, ये फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट का एक चैप्टर है। फॉरेन एक्सचेंज हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया, उसके सारे एमसीक्यूज हमने वहां पे कर लिए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखो तो भाई देखी भाई, तो पहले जाकर के आप पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी दोनों मिलाकर के आने वाला है आपके 6 मार्क्स का। तो भाई 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भाई पहले आप जाकर के देख लीजिए वो वीडियो, फिर आइए बीओपी में। और यहाँ पे आज आपको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट विद कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू करवाएंगे सॉल्व एक एक करके सारे। तो सीधा चलते हैं भैया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका ज्यादा, सीधा बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो देखो भाई, वीडियो सारी आएंगी आपके लिए, पेपर से पहले सारे के सारे एमसीक्यूज आ ही जाएंगे। बस आपका छोटा सा काम है भैया, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दे दोस्तों से, ठीक है भाई। तो सीधा बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बीओपी क्या है भाई। सबसे पहले इसी चीज को समझिए। तो देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। किस चीज का? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है आपका? बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसके बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी बच्चों? आपकी रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक देश के नागरिकों, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। सिंपल सा आपकी यहाँ पे एक स्टेटमेंट कहती है कि ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं भाई? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में जैसे आप बोलो टाइटल का चेंज होना, ओनरशिप चेंज हो जाना, मनी है वो एक से दूसरे के पास जाना, गुड्स एंड सर्विसेज है वो चेंज होना। तो ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। किसके बीच में? हमारे देश के नागरिकों के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। तो देखो भाई, पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो भैया मनी के टर्म में हम देख सकते हैं इसको, all economic transactions between residents of domestic country and residents of foreign countries। तो मैंने यही बताया अभी आपको कि एक देश के नागरिक और शेष विश्व के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। ऑल ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो भैया, इसमें ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ही नहीं आती, कई सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा, ए और बी दोनों आंसर बनते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन हो गया आपका डी, ए एंड बी, कि जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के साथ जितना भी आपका लेन देन होता है वो क्या कहलाता है? उसका एक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो बीओपी शोज, बीओपी अकाउंट शोज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंट्री, द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द फॉरेन इकोनॉमी। तो देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्टेटस को नहीं दिखाता ये, ठीक है जी, ग्रोथ पोटेंशियल को नहीं दिखाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा भैया क्या? द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे डील करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस करते हैं, उस चीज की परफॉर्मेंस को दिखाता है बीओपी अकाउंट। क्लियर? कह रहा है अ स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ दैट फेवर्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो कह रहा है आप अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फेवर करना चाहते हो, यानी जो चीज अभी तक आप बाहर से मंगा रहे हो उसका आप यहाँ पे एक तरह से सब्स्टिट्यूट ढूंढो, अपनी इंडस्ट्रीज में वो सारी चीजें प्रोड्यूस करो, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के फेवर में आएगा। तो इससे हम तो वैसे भी इंडियन इकोनॉमी में पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि 1950 से लेकर 90 तक के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यहाँ पे सीधा सीधा आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपने जो भी इंपोर्ट्स करते थे उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन,
द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस अकर ड्यू टू, कैसे अकर होता है भैया मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है भाई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक सेल परचेज ऑफ रियल एस्टेट। देखो भाई इसमें इंटरनेशनल का तो कोई लेना देना नहीं है, अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे कोई काम कर रहे हो तो इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट, तो भैया ये दोनों ही आंसर बनेंगे, क्योंकि आप अगर बाहर देश के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हो तो तभी आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होगी, तो यहाँ पे डोमेस्टिक का तो कोई रोल ही नहीं है, तो आंसर हो गया ए एंड सी। अब देखो जी मर्चेंडाइज बैलेंस, मर्चेंडाइज किसे कहते हैं जी? मर्चेंडाइज होता है गुड्स से रिलेटेड, गुड्स हमारी सारी मर्चेंडाइज कहलाती हैं। तो अगर गुड्स बोले, आपका ट्रेड बोले, क्योंकि ट्रेड भी होता है सिर्फ गुड्स का, सर्विस का कभी ट्रेड नहीं होता। मैं आपको यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो मर्चेंडाइज ट्रेड क्या होता है जी? हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस। तो भाई ये आंसर बन सकता है। सर्विस मैंने पहले बोल दिया, सर्विस नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनसेशन ये तो कहीं चैप्टर में हमारे ऐसे बता ही नहीं रखा, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन है ए, ठीक है जी। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविजिबल आर इंक्लूडेड इन द। अब इनविजिबल दो तरह की आइटम्स होती हैं बीओपी के अंदर। देखो जी बीओपी के अकाउंट्स में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के तौर पे? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम होती है हमारी सारी गुड्स, इनविजिबल आइटम होती है हमारी सारी सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है भैया एक तरफा लेन देन जो भी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोले कि भैया गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ये सारी चीजें आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफर है। और बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड या बोरोविंग टू अब्रॉड, ये सारी कैपिटल ट्रांसफर होती है हमारी, उधार लेना, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल उसमें आता है, ठीक है जी। तो ये कह रहा है इनविजिबल आर इंक्लूडेड इन द, किसमें इंक्लूड होता है इनविजिबल? तो भाई देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखो ट्रेड में तो इनविजिबल का कोई मतलब ही नहीं बनता, इनविजिबल यहाँ पे आएगा नहीं। तो इनविजिबल कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि इनविजिबल तो ये है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में आपके ये चारों चीजें आती हैं, तो आपका करंट अकाउंट में इनविजिबल भी आएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। करंट अकाउंट बीओपी रिकॉर्ड्स, करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? तो मैंने आपको बताया कि विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर आपका जो बनेगा एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल आइटम है, सर्विस करंट ट्रांसफर यानी वही यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया आपकी, ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि ये तीनों ही आ रही है इसमें। अगला करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट में हमारे क्या क्या आते हैं? तो देखो भाई ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बार बार आ रहा है, तो मैं इसको और थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा आपको। तो देखो जी ये तो मैंने आपको बताया बीओपी, बीओपी के कंपोनेंट समझो आप पहले। बीओपी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो बीओपी के कंपोनेंट्स यहाँ पे जरा समझ लीजिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो क्या क्या आता है करंट अकाउंट में, क्या क्या आता है कैपिटल अकाउंट में, मैं अभी दोनों को बता देता हूं आपको। तो देखो जी इसमें आता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स होती है हमारी विजिबल आइटम। सेम ऐसी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एक तरफा जो ट्रांसफर करते हैं हम, ठीक है। और लास्ट आता है इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये चार चीजें इसमें आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो अगर हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने पे हमारे देश में पैसा आएगा, यानी फॉरेन करेंसी आएगी, तो इसको हम देखो जी बीओपी के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। तो भाई जो भी चीजें हमारे देश में आ रही हैं, पैसा आने से मतलब है हमें, चाहे कैसे भी आए, तो भाई एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा, तो जो आता है उसे हम क्रेडिट साइड में ऐड करते हैं, और जो जाता है यानी इंपोर्ट करने पे किस साइड ऐड होगा? वो डेबिट साइड में। बस आपको ये देखना है कि वो गुड्स, सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर और इनकम फ्रॉम अब्रॉड से है या नहीं है, तो वो सारी चीजें आएंगी करंट अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में। एक्सपोर्ट है तो क्रेडिट, इंपोर्ट है तो डेबिट, जबकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किस साइड ऐड होगा? हमारा क्रेडिट साइड, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस किस साइड ऐड होगा? हमारे
डेबिट साइड। ठीक है जी। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है फ्रॉम अब्रॉड से, बाहर से पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड होगा, और बाहर पैसा जा रहा है तो भैया वो डेबिट साइड होगा। क्लियर। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो जी इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में क्या होता है, इनकम कौन सी इनकम होती है ये, तो बच्चों ये वो वाली इनकम होती है जैसे मान लो मैं हूं, मैंने अगर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर दिया जी, मैंने यूएसए में जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट तो आएगी कैपिटल साइड में, बट उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली जो इनकम है वो आती है हमारी करंट अकाउंट में। यहां पे बच्चे बहुत फंसेंगे भाई, तो जरा ध्यान से समझ लेना ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखो मैंने अमेरिका में मान लो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मैंने वहां पे कोई छोटी मोटी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी। ठीक है जी, छोटे से एक इंडस्ट्री सेटअप करी, उस इंडस्ट्री से मेरे को मंथली 1 लाख रुपए कमाई हो रही है, 1 लाख रुपए मैं वहां से मंथली कमा रहा हूं, तो जो ये 1 लाख रुपए है ये 1 लाख तो करंट अकाउंट में ऐड होगा, बट जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट आती है कैपिटल अकाउंट में, बट उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम आती है हमारी करंट अकाउंट में। तो भैया इनकम फ्रॉम, अगर इनकम आ रही है तो क्रेडिट साइड, और इनकम जा रही है तो डेबिट साइड। क्लियर। तो भाई कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, ये करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और आपका इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, और पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। ठीक है। जबकि कैपिटल अकाउंट के हमारे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा बोरोविंग्स, उधार, बोरोविंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी उधार अगर हम लें फ्रॉम अब्रॉड है तो वो क्रेडिट साइड होगा। हमें ये नहीं सोचना बच्चों यहाँ पे कि ये पैसा तो हमें वापस देना है, देना होगा जब देना होगा, बट हमें अभी करंट टाइम में उसको जो रिकॉर्ड करना है वो क्रेडिट साइड में करना है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, हमें पैसे के आने से मतलब है, कैसे भी आए, उधार लेके आए चाहे जैसे आए। बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड होगा क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बोरोविंग टू अब्रॉड यानी अगर हम पैसा दें किसी को तो वो होगा भैया डेबिट साइड में। ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो क्रेडिट साइड, और इन्वेस्टमेंट जाती है तो भैया डेबिट साइड में। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो हमारे देश में पैसा आएगा, हमें आने से मतलब है, आया तो क्रेडिट, गया तो डेबिट। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद आरबीआई, हमारे आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है। तो देखो जब देश को जरूरत पड़ती है तो हम बाहर जाके उधार नहीं मांगते, पहले पहले हम अपने आरबीआई से उधार मांगते हैं, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा ले लेते हैं। तो जब हम फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज से विड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है, और पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, और जब हम अपने आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो हो जाता है डेबिट साइड। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 4 कंपोनेंट है करंट अकाउंट के, और 3 कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के। तो अब आपको पता रहेगा भाई करंट अकाउंट में क्या आएगा और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो देखो भाई करंट अकाउंट में कह रहा है करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स, अभी बताया गुड्स सर्विस यूनिलेटरल, तीनों चीज आ जाती है इसमें, एक और चीज नहीं दे रखी इनकम। ठीक है जी। तो वो भी आपको अगर दे तो वो भी ऐड होगा। अब देखो करंट अकाउंट बैलेंस, देखो जी करंट अकाउंट कह रहा है बैलेंस कैसे होगा, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड में आएगा आपका ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। अब देखो भाई गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रेड बैलेंस बोल दिया तो उसमें गुड्स तो पहले आ गई, तो इसको अलग से ऐड करने की जरूरत क्या है, ये गलत है। आपका ट्रेड बैलेंस माइनस गुड्स एंड, फिर वो गुड्स आ गया, गलत हो गया। ट्रेड बैलेंस यानी गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस, और इनविजिबल बैलेंस, तो भैया सही है आपका इनविजिबल बैलेंस क्या होगा, सर्विस का, ये गुड्स का हो गया, ये सर्विस का हो गया। और ट्रेड बैलेंस माइनस इनविजिबल बैलेंस तो होगा ही नहीं भाई, ये करंट अकाउंट को बैलेंस करने का आंसर है सी। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कैपिटल अकाउंट में, अभी मैंने आपको करंट अकाउंट बता दिया, अब है ये कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आती है भैया हमारी कैपिटल अकाउंट बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉजेस, देखो भाई क्या होता है कि
अगर मैं किसी से बोरोविंग करूं, मैं किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करूं या आए या जाए, इन सबसे क्या चेंजेस आते हैं? तो कहता है चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो जिस कंट्री में मैंने इन्वेस्टमेंट किया वहां पे ओनरशिप में चेंज आ जाएगा। मान लो कोई मैंने लैंड परचेस कर लिया वहां पे, अब जमीन परचेस करी है, तो भाई वो जमीन अब मेरे नाम पे हो गई, तो ओनरशिप में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई ये आपका आंसर हो सकता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो भाई, कैपिटल अकाउंट में गुड्स का तो काम ही नहीं है, यहाँ पे बोरोविंग आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आते हैं। तो गुड्स का कोई काम नहीं है, सर्विस का कोई काम नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं। आंसर होगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बिटवीन द कंट्री इज रिकॉर्डेड इन द, कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा? देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं? बच्चे सोचते हैं यार ये तो कैपिटल गुड्स हैं, तो ये पक्का कैपिटल अकाउंट में आएंगी। भैया अभी आपको मैंने बताया, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आता है बोरोविंग, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कोई भी गुड्स हो, चाहे वो मशीन हो चाहे नॉर्मल गुड्स हो, हर कोई आपका किस में आएगा? ट्रेड बैलेंस में आएगा, या हम बोले कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आएगा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बीओपी में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। इसको कैपिटल अकाउंट में गलती से भी मत लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कैपिटल गुड्स किस में आएंगी भैया, तो कैपिटल गुड्स आपकी आती हैं इसी में, ठीक है। कैपिटल से नाम से कैपिटल अकाउंट पे मत शिफ्ट हो जाना, करंट अकाउंट में ही रहेगा वो, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्योंकि वो गुड्स है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग इज अवेलेबल एट द, कह रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो भाई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग जो होती है हमारी मार्केट रेट पे होती है। इसका आंसर आप सीधा टिक करना 11th का सी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है भाई। अगला है डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो देखो भाई, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है, तो भाई डिक्रीज कब होगा इस चीज को समझिए जरा। करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, तो भाई दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कितना घाटा हो रहा है। करंट अकाउंट में कितना डेफिसिट हो रहा है? मान लो करंट अकाउंट में डेफिसिट है 10 करोड़ का, और कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है 20 करोड़ का, तो भाई आपको डिक्रीज कितने का हुआ? 30 करोड़ का हुआ ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, करंट और कैपिटल को जोड़ लो तो आपको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में डिक्रीज पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, बीओपी इक्विलिब्रियम कब होता है? तो भैया इक्विलिब्रियम का होने का मतलब होता है भाई, जब आपका जो बीओपी अकाउंट है वो बैलेंस हो, दोनों साइड इक्वल हो। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स में आपने देखा होगा बैलेंस शीट करते हैं ना इक्वल, चाहे कहीं से भी करें, बोरोविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी करके दोनों को इक्वल करना होता है, जीरो करना होता है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू होना चाहिए जीरो, ठीक है। अब ये आता है एकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनॉमस आइटम्स। तो जरा समझ लो भाई, अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा डिफरेंस कॉन्सेप्ट समझो। ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो देखो जी, ऑटोनॉमस आइटम ऐसी आइटम्स होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के साथ, किसके साथ? प्रॉफिट मोटिव के साथ हमारी की जाती है। प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे उद्देश्य आपको बताया जा रहा है भाई कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आपकी इकोनॉमी में आकर के अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हमने नहीं बोला उससे कि हमारी इकोनॉमी में आके इन्वेस्टमेंट कर, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगा करके प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। बट एकोमोडेटिंग इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एकोमोडेटिंग इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जब आपके बीओपी अकाउंट में लॉस होता है, यानी आपको बीओपी अकाउंट में घाटा हो रहा है, तो उस घाटे को कवर करने के लिए, इस लॉस को कवर करने के लिए जो आप दूसरी कंट्री से उधार लेते हो, बोरोविंग करते हो, या उनको बोलते हो कि भैया आप हमारी इकोनॉमी में आकर के पैसा दो, तो ये जो बोरोविंग्स होती है इसे हम एकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं। तो देखो भाई, ऑटोनॉमस आइटम तो आपके करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट में आ सकती है, कि भाई कोई पर्सन प्रॉफिट मोटिव से आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कैपिटल हो गया,
और कोई आपको गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स दे रहा है अपनी मर्जी से, तो वो करंट अकाउंट में आ गया क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांसफर है। बट इसमें सिर्फ बोरोविंग आती है, तो बोरोविंग आता है आपका सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बनेंगे वो क्या है देखते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि एकोमोडेटिंग आइटम्स आर मीन टू रिस्टोर ऑफ बैलेंस ऑफ बीओपी बैलेंस। देखो जी, एकोमोडेटिंग आइटम मैंने कहा था कि जो आपका बीओपी में लॉस होता है उसको रिस्टोर करने के लिए होता है, क्योंकि बोरोविंग करनी पड़ती है। तो ये आंसर सही है। द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस, तो ये तो इम्बैलेंस तो नहीं करता, बैलेंस करता है उसे। मीन टू करेक्ट बीओपी इम्बैलेंस, तो भाई वही बात बोल रहा है ऊपर वाला, रिस्टोर करना या करेक्ट करना, तो आंसर दोनों ही सही है। एकोमोडेटिंग इन्वेस्टमेंट ऐसी आइटम्स होती हैं भैया कि जो आपको अपने लॉस को कवर करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। समझ आ रही है बात। अगला देखो जी, अगला है हमारा ऑटोनॉमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज। ऑटोनॉमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज, सबसे पहला है इसमें बिलो द लाइन आइटम ऑफ बीओपी। बिलो द लाइन आइटम ऑफ बीओपी। अब देखो ये बिलो द लाइन और अबव द लाइन आइटम क्या है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो देखो, जब आपको ये मैं बता दूं एक्स जीरो एंड वाई, अगर आपको यहाँ पे देखो जी लॉस तो नहीं हो रहा, ये आपका एक लाइन है, मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर आया, वो यहां तक आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इससे ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसे अबव द लाइन आइटम बोला जाता है। बट अगर आपको इतना लॉस चल रहा है, इतना आपको लॉस चाहिए कि 100 करोड़ का आपको घाटा हो रहा है, तो आप किसी से बोरोविंग करोगे तो 100 करोड़ ही करोगे ना, उससे ऊपर तो करोगे नहीं। तो भाई आपका ये जो पॉइंट बनेगा, ये यहाँ पे बिलो द लाइन आइटम्स आपका आता है इसमें एकोमोडेटिंग आइटम्स में, अबव द लाइन आइटम ऑफ बीओपी। ठीक है जी, अबव द लाइन आइटम ऑफ बीओपी आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बिलो द लाइन आइटम एंड अबव द लाइन आइटम आपको दोनों ही समझ में आ गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स लेस देन इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। तो भाई देखो, यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इज लेस देन, तो इसमें क्या होगा भाई, आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंपोर्ट से, तो भाई आपका अनफेवरेबल बीओपी होगा, इसमें बीओटी आपका अनफेवरेबल होगा। फेवर में तो है नहीं, सरप्लस तो है नहीं, घाटा हो रहा है। और ये कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएगा, ये करंट अकाउंट में आएगा भाई। पहले मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ये गुड्स है, सिर्फ गुड्स हमें समझना है यहाँ पे, तो ये गुड्स है सिर्फ, तो वो करंट अकाउंट में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इन द मर्चेंडाइज। तो भाई मर्चेंडाइज की क्या यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको पूछ रहा है। तो मर्चेंडाइज चीजें मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो विजिबल होती हैं, देख सकते हैं हम उसे, तो टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल नहीं होती। कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर, विजिबल होती हैं, तो आंसर यही बन गया सीधा सीधा। इन 2012 स्टारबक्स ओपन स्टोर्स इन इंडिया इन अलायंस विद टाटा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का आपका ये एग्जाम्पल है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो देखो भाई समझ लो क्या होता है, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई, और एक होती है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। तो भाई दो तरह की इन्वेस्टमेंट होंगी, एक तो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आप डायरेक्ट कंट्रोल कर लो किसी चीज पे। तो जैसे स्टारबक्स है, तो उसको डायरेक्ट कंट्रोल करने का काम किया है 2012 में स्टोर खोल करके, एक तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी, तो हो गया ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका हमारी कंपनीज पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, आप सिर्फ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो शेयर्स मार्केट में। शेयर मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर मैं किसी टाटा कंपनी का शेयर खरीद लूं भैया स्टॉक मार्केट में जाकर के, तो मैं उस कंपनी में हिस्सेदारी नहीं जताने लग जाऊंगा कि हाँ भाई मैंने तो यहाँ पे 2000 शेयर खरीद रखे हैं, तो जो मैं बोलूंगा अब टाटा कंपनी वो करेगी, ऐसा नहीं होता, आपका यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। तो भाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा, ठीक है भाई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल लिया है स्टारबक्स ने, एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, कौन सा पार्ट है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो आंसर हो गया 18 का 2, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई काफी
अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। एन अमेरिकन सिटीजन इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट ऑफ यूरोप। तो भैया अभी मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो तो आपकी क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है यही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये बोरोविंग और असिस्टेंस तो यहाँ पे आंसर बन ही नहीं सकते। ठीक है भाई, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, आंसर आपके ये दोनों बन सकते हैं अगर दोनों ऑप्शन होते तो। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो भैया सही आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। इनविजिबल इन बीओपी अकाउंट्स इंक्लूड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर। तो देखो जरा ध्यान से समझो इस चीज को, कह रहा है इनविजिबल इन बीओपी अकाउंट, बीओपी अकाउंट के इनविजिबल इंक्लूड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर। तो भाई करंट ट्रांसफर आपकी बीओपी अकाउंट के इनविजिबल में आएंगी, एक ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है जी, आंसर बन सकता है एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट इज इंक्लूडेड इन द बीओटी। तो देखो ट्रेड, देखो कोई टूरिस्ट आता है तो वो सर्विस लेता है, वो गुड्स का यहाँ पे ट्रेड नहीं होता। एक्सपेंडिचर ऑफ टूर बाय टूरिस्ट तो वो ट्रेड में नहीं आएगा, वो इनविजिबल में आएगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। तो भैया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। तो भैया आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू ओनली गुड्स। तो बीओपी रिकॉर्ड्स कह रहा है सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करता है, नहीं जी ये सर्विस को भी करता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर को भी करता है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बी भी बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेट टू इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। तो देखो भाई पहली बात तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं आपकी पेपर वर्क्स में, बट आप रियल एसेट्स एसेट्स परचेज कर रहे हो, कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, वहां पे कोई लैंड परचेज कर रहे हो, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, ये आप एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये तो गलत हो गया भाई सी, ऐसे में ऑप्शन बचता है सिर्फ ए जो कहता है भैया इनविजिबल इन बीओपी अकाउंट इंक्लूड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर्स। ठीक है, अगला है इंडियन गवर्नमेंट रीपेज द लोन टेक फ्रॉम आईएमएफ, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड। अब देखो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, आपने लोन रीपे किया है यानी बोरोविंग्स को वापस दे दिया है, तो बोरोविंग्स वापस देने आपका क्या होगा जी, सबसे पहले तो आप समझ लो पैसा जा रहा है तो डेबिट होगा। अब डेबिट दो जो जगह है, करंट अकाउंट में है या कैपिटल अकाउंट, तो भैया मैंने आपको बताया बोरोविंग किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ बीओपी। तो कह रहा है इनमें से बीओपी के केस में कौन करेक्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, तो करंट अकाउंट बीओपी का पार्ट है भाई, सबको पता है, सही बात है। ठीक है भाई, कह रहा है इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। तो भैया बीओपी गुड्स को नहीं रिकॉर्ड करता, ये गुड्स सर्विस सबको रिकॉर्ड करता है, तो ऑप्शन हो गया भाई सीधा सीधा यहाँ पे बी। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो भाई। बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहा है, वैल्यू दे दी है, एक्सपोर्ट की वैल्यू दे दी है आपको, इंपोर्ट की वैल्यू दे दी है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि क्या आपका आंसर आएगा भाई। तो बीओटी निकालने का आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट दे रखा है 500, इंपोर्ट दे रखा है -600, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 करोड़ रुपए। आपका आंसर सीधा सी हो गया। आपको फॉर्मूला याद रखना है बीओटी का, बीओटी का होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप दोबारा कर सकते हो कि आपको एक्सपोर्ट दे रखा है 500 और ये दे रखा है 700, तो भाई इसका भी तो पीछे वाले की तरह आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1200 सीधा सीधा आप वहां पे आंसर टिक कर सकते हो। तो ऐसे ही आप बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भैया। आर्ट्स गुरु के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी की सारी आपको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो बीओटी में अब बीओटी आपको दे दिया, इंपोर्ट्स आपको दे रहा है, तो आपको पूछ रहा है भैया एक्सपोर्ट बताओ। तो भैया इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बन रहा है, देखो भाई फॉर्मूला लगा देंगे ना भाई, बीओटी दे रखा है -4000। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट माइनस क्या होता है, इंपोर्ट होता है, तो देखो भाई -4000 है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा क्या 10,000 इक्वल्स टू एक्सपोर्ट। तो भैया ये आंसर आ गया सीधा सीधा 6000।
तो ये सी ऑप्शन हो गया भाई। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। कह रहा है द बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द डेफिसिट ऑफ 5,000 करोड़। अब ये वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा देखने की। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स आर रिलेटेड, मैंने आपको ऑटोनॉमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम पूरा अच्छे से समझा दिया यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड। तो भाई देखो जी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस आपकी किस में रिकॉर्ड होती हैं? करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है भाई, कह रहा है autonomous transaction, accommodating transactions। तो foreign exchange transaction depend on other foreign exchange transactions are called। तो भैया देखो, जब हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि जो दूसरे पे डिपेंड हो, कि हमें दूसरे से उधार लेना पड़ रहा है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो भैया वो एकोमोडेटिंग आइटम्स पे आती हैं, क्योंकि हमारे बीओपी में जब लॉस होता है उसको कवर करने के लिए हमें ये आइटम्स लेनी पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी, डिपेंड जो होती है हमारी। तो यहाँ से क्वेश्चन शायद बन सकते हैं, सीबीएसई का ऑल इंडिया रैंक के क्वेश्चन है भैया, ऑल इंडिया के। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस इन द बीओपी अकाउंट्स आर कॉल्ड। बीओपी अकाउंट में आपकी जो चीजें आएंगी, ठीक है भाई, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, कैपिटल ट्रांजेक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच आर इंडिपेंडेंट। तो भाई जो डिपेंडेंट होती हैं वो आती हैं एकोमोडेटिंग में, और जो इंडिपेंडेंट होती हैं, फ्री होती है, वो आती है हमारी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों दो नए तरीके से पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया भाई, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल न्यूयॉर्क। तो देखो जी, रेंट है, मैंने आपको बताया जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो कैपिटल में आता, बट वहां से आने वाला रेंट वो आपके करंट अकाउंट में आएगा, और रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हो तो आप इजीली इनका आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश ट्रांजेक्शन लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स। तो भैया कौन सी ट्रांजेक्शन जो फ्यूचर में क्लेम करेंगे आपको? तो भैया यहाँ पे सीधा सीधा आपका आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम बोरोविंग्स करते हैं, वो आपकी फ्यूचर ट्रांजेक्शन में फ्यूचर क्लेम्स करती है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। एन एनआरआई सेंड मनी फ्रॉम अब्रॉड टू हिज फैमिली। एक एनआरआई है, वो अपनी फैमिली को पैसा देता है, तो ये एक तरफा अंतरण है, करंट ट्रांसफर में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। ये इसके कुछ आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है वेयर इज द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड। फॉरेन एक्सचेंज जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस में आता है भाई आपका? तो ये कैपिटल अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट में आता है, ठीक है भाई, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में आता है। तो एक तो भैया ऑफिशियल रिजर्व में आएगा, और कैपिटल अकाउंट में भी आता है। ठीक है भाई, दोनों जगह, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आती है वो फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे ही आती है, बोरोइंग जो करते हो वो भी आती है। तो बोथ ए एंड सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हु इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टोडियन कहलाता है। ठीक है भाई, समटाइम्स द फॉरेन रिजर्व अकाउंट इज रिकॉर्डेड एज ऑटोनॉमस आइटम। तो भाई कुछ कभी कभार कहता है भाई फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स इज रिकॉर्डेड एज, फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें ऑटोनॉमस आइटम में, बिलो द लाइन आइटम, अबव द लाइन आइटम, करंट आइटम। देखो भाई कभी कभी रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें कि जब उधार लेना पड़ता है, तो ये बिलो द लाइन आइटम में आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो लास्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल रिजर्व रिफ्लेक्ट्स। ऑफिशियल रिजर्व किसको रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे? करंट अकाउंट बैलेंस को, कैपिटल अकाउंट बैलेंस को, ओवरऑल बैलेंस को, या ट्रेड बैलेंस को? तो भैया आपका ऑफिशियल रिजर्व ओवरऑल बैलेंस को रिकॉर्ड करता है। तो ये क्वेश्चन आपके आंसर यहाँ पे सीधे सीधे आपको दे रखे हैं चारों के ऑप्शन। ठीक है भाई, तो आप कुछ क्वेश्चन ये करिए, एक आध क्वेश्चन मैं आपको रीजन सेशन के करवा देता हूँ इस चैप्टर के। ठीक है भाई, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ से? मैंने आपको पहले बता दिया भाई, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप या तो भैया मेरे आर्ट्स गुरु का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा भी अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर से मेरे से लिंक ले सकते हैं 8470079960। देखो भाई आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि भाई मैं आपके जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले 13 को कुछ बच्चों के अकाउंट्स का एग्जाम है, तो मैंने 13 की शाम और 14 की शाम, क्योंकि 15 को तो हमारा पेपर ही है, तो 13 और 14 के लिए मैंने एक अपना कुछ बनाया है सिस्टम नया, कि मैं 200 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैक्रो के 13 तारीख को, और 200 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इंडियन इकोनॉमी के। तो भाई
दोनों के 200 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। 2-3 घंटे की हमारी पूरी ये क्लास चलेगी शाम को। टाइमिंग अभी मैं आपको वो बना करके दे दूंगा ग्रुप में ही अपने, ठीक है जी। तो भाई आप लोगों को अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, और लास्ट की तैयारी के लिए मैं बैठा हूँ आपके साथ यहाँ पे, ठीक है भाई। 200 क्वेश्चन हमें ये करने हैं एग्जाम से पहले। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, सरप्लस बोलेंगे एक्सपोर्ट जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो गुड्स का, किससे, इंपोर्ट से, ठीक है भाई। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बीओटी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो बिल्कुल नहीं है भैया। बीओटी इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। तो भैया पहला सही, दूसरा गलत। तो भैया ऑप्शन सीधा सीधा सी बनता है यहाँ पे। अगला देख लो, बीओपी ऑलवेज बैलेंस व्हेन accommodating आइटम्स आर रिफ्लेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो देखो भाई, बीओपी ऑलवेज बैलेंस, बीओपी हमेशा बैलेंस होता है। तो ये बात तो भाई यहाँ पे सही लग रही है कुछ हद तक, कि बीओपी ऑलवेज बैलेंस व्हेन accommodating आइटम। मैंने आपको बताया कि जब हमें जरूरत पड़ती है, डिपेंडेंट होते हैं, तो भाई accommodating आइटम उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। कह रहा है accommodating आइटम्स आर मीन्स टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे। तो भाई आपका आंसर क्या हो गया भाई, ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है मनी सेंट बाय एनआरआईज टू देयर फैमिली इन इंडिया इज टू बी रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट बीओपी। तो भैया करेंट अकाउंट में ऐड होगा। अभी आपको बताया एनआरआई जो भी पैसा भेजते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज टू बी रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो भाई एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी भी किस में रिकॉर्ड होगी, करेंट अकाउंट में। दोनों बातें सही है, बट दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रही। एक एनआरआई डिपॉजिट बता रहा है, दूसरा आपका मशीनरी का एक्सपोर्ट बता रहा है। तो भाई ऐसे आप ना जाने कितने सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इन अ स्टेट ऑफ बीओपी, in a state of BOP equilibrium, there is increase in official reserve with the central bank of the country। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत बात बता रहा है। in a state of BOP equilibrium there is increase in official reserve। तो भाई BOP equilibrium से official reserve का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। ये तो गलत स्टेटमेंट है। अब पहले ही गलत पता चल गया तो दूसरा तो बिगर पड़े ही सही हो जाएगा, क्योंकि एक गलत तो दूसरा सही होता ही होता है इसमें रीजन में। फॉरेन प्राइवेट लोन्स आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट में ही ऐड होगा। तो भाई ऐसे ही आपको ये 2-4 क्वेश्चन और दे रखे हैं। 8 हमारे 10-11 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। 10 क्वेश्चन 4-5 मैंने आपको करा दिए, 4-5 आपको खुद से करने हैं। पीडीएफ आप मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है भाई। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और चैनल के मतलब वीडियो के लास्ट में आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, तो वीडियो को भैया लास्ट तक जरूर देख ले, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।